ये कहानी एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार के एक पति पत्नी की है, जहां एक पति अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी एक आदर्श गृहिणी है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी प्यारी पत्नी एक ऐसे रहस्य को छुपा रही है जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देगा। अब होती है कहानी की शुरुआत। यह है राघव, एक सीधा साधा और मेहनती इंसान जो अपनी पत्नी से बेतहा मोहब्बत करता है। और यह है प्रीति, राघव की पत्नी, जो खूबसूरत और चालाक है, पर उसके चेहरे के पीछे एक खतरनाक साजिश छुपी होती है। और यह है विजय, प्रीति का पुराना प्रेमी, जो अब राघव के शहर में आकर उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। और यह है इंस्पेक्टर आकाश, एक जिम्मेदार और बहुत ही अनुभवी पुलिस अधिकारी, जो इस अजीबोगरीब मामले की गुत्थी को सुलझाने में राघव की मदद करता है। राघव और प्रीति दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं। राघव अपनी नौकरी में व्यस्त रहता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे बेहद प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी प्रीति के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। वो अक्सर देर रात तक घर से गायब रहती है और अपने फ़ोन को भी हर समय छुपा कर रखती है। राघव को शक होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहता है। एक दिन राघव के ऑफिस में उसकी पत्नी की कुछ अजीब तस्वीरें भेजी जाती है। इन तस्वीरों में वो किसी अनजान आदमी के साथ होती है। ये सब देखकर राघव का दिल टूट जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता है। वो प्रीति से इस बारे में बात करता है, लेकिन प्रीति बहाने बनाकर बात को टाल देती है। राघव की बेचैनी बढ़ती जाती है। एक रात वो प्रीति का पीछा करता है और उसे एक सुनसान जगह पर किसी से मिलते हुए देखता है। राघव को ये देखकर सदमा लगता है कि वो शख्स विजय है, प्रीति का पुराना प्रेमी, जिसे राघव ने अपनी शादी से पहले भी प्रीति की जिंदगी से दूर होते देखा था। राघव के शक को यकीन में बदलते देर नहीं लगती है। वो छुपकर उसकी बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि प्रीति और विजय दोनों मिलकर राघव की सारी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना है कि वो राघव को एक दुर्घटना दिखाकर उसकी हत्या कर देंगे, ताकि प्रीति को उसकी संपत्ति मिल सके। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। राघव अपने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। इंस्पेक्टर आकाश उसे एक जाल बिछाने की सलाह देता है, ताकि वो प्रीति और विजय को रंगे हाथ पकड़ सके। राघव अपने आप को शांत और सामान्य दिखाता है, ताकि प्रीति को कोई शक ना हो। एक रात प्रीति और विजय अपनी योजना के अनुसार राघव को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उनका इरादा था कि गाड़ी को खाई में धकेलकर इस घटना को दुर्घटना साबित कर देंगे, लेकिन राघव को मालूम था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक रात होगी। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है, प्रीति और विजय गाड़ी से बाहर निकलते हैं और राघव को गाड़ी में बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी इंस्पेक्टर आकाश और उनकी टीम
छुपकर वहां पहुंच जाती है और पुलिस दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर आकाश प्रीति से पूछताछ करता है, जिसमें वो मान जाती है कि उसने विजय के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने की साजिश रची थी। उसका असली इरादा राघव की संपत्ति हड़पना था। प्रीति और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राघव को अपनी पत्नी प्रीति के धोखे का गहरा दुख होता है, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि वो अब सुरक्षित है। राघव के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। एक तरफ उसे अपनी जान बचाने की राहत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का गहरा दुख था कि जिसे उसने अपनी जिंदगी समझकर प्यार किया, वही उसकी हत्या करने की साजिश में शामिल थी। कुछ हफ्तों बाद राघव ने फैसला किया कि अब उसे प्रीति को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन उसका यह सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रीति का धोखा उसे बार बार याद आता था। उसने शहर बदलने का फैसला किया और एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी सामान्य हो रही थी कि अचानक उसे एक अजीब कॉल आती है। फोन पर एक अनजान आवाज कहती है, तुम्हारा धोखा अभी खत्म नहीं हुआ है। जो सच तुमने जाना है वो आधा है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराकर पूछता है, तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फोन कट जाता है। राघव उस रात सो नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये कॉल किसका हो सकता है और क्या प्रीति और विजय के खिलाफ कोई साजिश और गहरी हो सकती है। राघव को एक बार फिर अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश की ज़रूरत महसूस होती है। वो तुरंत उसे कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। आकाश उसे समझाता है कि यह फ़ोन कॉल उसके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन राघव का दिल नहीं मानता है। वो कहता है, आकाश, मुझे यकीन है कि इस कहानी में कुछ और भी छुपा है। इंस्पेक्टर आकाश फिर से जांच शुरू करता है और जेल में बंद प्रीति और विजय से पूछताछ करने का निर्णय लेता है। जब आकाश जेल में जाकर प्रीति से मिलता है तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। प्रीति बताती है कि विजय ने केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए ये योजना बनाई थी। विजय का राघव से एक पुराना हिसाब बाकी था, जिसकी वजह से वो उसके जीवन को बर्बाद करना चाहता था। प्रीति ने बताया कि विजय ने मुझे भी धोखा दिया है और राघव की संपत्ति हड़पने की साजिश में मुझे मोहरा बनाया था। विजय ने ही प्रीति को राघव के करीब भेजा था ताकि उसे पूरी संपत्ति और राघव की जिंदगी पर नियंत्रण मिल सके। इंस्पेक्टर आकाश को यह सुनकर समझ में आता है कि विजय इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है और शायद प्रीति को भी उसने इस गहरे जाल में फंसा दिया था। पुलिस को जांच करने से पता चलता है कि विजय के पास एक प्लान बी था, जो जेल से छूटने के लिए एक और चाल चलने वाला था। जेल में उसने अपने साथियों की मदद से भागने की योजना बना ली थी और इसका मकसद था फिर वो राघव से बदला ले सके। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर आकाश को खबर मिलती है
कि विजय अपने साथियों के साथ जेल से भाग चुका है। पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है। विजय का एकमात्र लक्ष्य था अब राघव से बदला लेना। इंस्पेक्टर आकाश राघव को अपने साथ कड़ी सुरक्षा में रखता है और विजय के आने का इंतजार करता है। एक रात पुलिस को पता चलता है कि विजय राघव के नए घर के आसपास देखा गया है। पुलिस वहां घेराबंदी कर लेती है और एक अंतिम मुठभेड़ होती है और फिर विजय को आखिरकार पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो अपनी गलती मानने से इनकार करता है। मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो अपने अपराधों का पश्चाताप करने से इनकार करते हुए विजय मर जाता है। विजय के मरने के बाद राघव की जिंदगी में एक नया सवेरा आता है। उसे अब शांति मिल जाती है कि जो लोग उसकी जिंदगी को तबाह करना चाहते थे वो अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। राघव समझता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और भरोसा करने से पहले उसे कई बार सोचना चाहिए था। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। हर इंसान का एक छुपा हुआ चेहरा होता है जिसे जानने के लिए समय और समझदारी की जरूरत होती है। पिछली कहानी में राघव ने अपनी पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी विजय को खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। विजय का मुठभेड़ में अंत हो चुका था और राघव ने सोचा था कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन जिंदगी हमेशा नए मोड़ लेकर आती है। इस भाग में राघव को नए राज और गहरे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। राघव अब एक नए शहर में आकर बस गया है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है और नई शुरुआत करने का फैसला किया है। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटड़ी पर ला रहा है, लेकिन विजय की साजिश और प्रीति के धोखे का जख्म अभी भी उसे परेशान करता है। राघव की जिंदगी पहले ही खतरे और धोखे से जुड़ चुकी थी। विजय और प्रीति की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद उसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि विजय का खात्मा भी किया। लेकिन हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। प्रीति अब जेल में है और राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक नया अध्याय शुरू किया है। राघव दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर बस गया है और वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। लेकिन क्या उसकी परेशानियां सचमुच खत्म हो गई है? आइए जानते हैं। राघव की जिंदगी अब शांत और व्यवस्थित लगने लगती है। नई नौकरी में उसे वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका मिली है। वो अपने काम में पूरी तरह डूबने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अतीत के जख्म बहुत गहरे हैं। राघव को बार बार प्रीति
प्रीति का धोखा याद आता है। राघव अपना लैपटॉप खोलता है और एक क्लाइंट प्रोजेक्ट तैयार करता है। सहकर्मियों से उसकी बातें सामान्य रहती है, लेकिन वो अभी भी खुद को सबसे अलग महसूस करता है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो अक्सर अकेले कॉफी शॉप में बैठा नजर आता है। कितनी आसानी से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दिल में ये डर क्यों है कि कहीं कुछ बाकी है। क्या सच में मैंने प्रीति और विजय के अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया है? कुछ दिनों बाद राघव की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। रात को सोते वक्त राघव का फोन बार बार बजता है। वो स्क्रीन पर देखता है, ये नया नंबर कौन हो सकता है। इतनी रात को वो फोन उठाता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। ऑफिस से लौटते वक्त उसे बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राघव ठहरकर पीछे देखता है, लेकिन सड़क खाली है। शायद मेरा भ्रम होगा, वो खुद को समझाता है और फिर अपने घर आ जाता है। एक सुबह राघव को उसके ऑफिस के डेस्क पर एक लिफाफा मिलता है। लिफाफे में एक कागज है जिसमें लिखा है, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, असली खेल तो अब शुरू होगा। राघव तुम तैयार रहो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है कि कोई उसकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए तैयार है। राघव तुरंत अपने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश को फोन करता है, जो पहले भी विजय के केस में मदद कर चुका था। इंस्पेक्टर आकाश राघव को बताता है कि विजय का सबसे भरोसेमंद साथी रणवीर जेल से फरार हो चुका है और अब रणवीर को विजय की मौत का बदला लेना है। वो बेहद शातिर और खतरनाक है, तुम्हें सतर्क रहना होगा। राघव कहता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे आसपास है? इंस्पेक्टर आकाश, जो हो रहा है वो रणवीर का ही काम है। वो तुम्हें कमजोर और डरा हुआ महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राघव की मुलाकात सिया से होती है। सिया एक नई कर्मचारी है जो राघव के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सिया एक हंसमुख और आत्मविश्वासी लड़की है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। ऑफिस में एक मीटिंग के बाद सिया राघव से कहती है, राघव सर, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आप तो बहुत अनुभवी लगते हैं। राघव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शुक्रिया, लेकिन ये हमारी टीम वर्क का नतीजा है। धीरे धीरे सिया और राघव के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। सिया राघव को जिंदगी का एक नया नजरिया दिखाती है। राघव सर, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेना चाहिए। शायद तुम सही कहती हो, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती है। एक रात राघव और सिया ऑफिस पार्टी से लौट रहे होते हैं कि अचानक एक सुनसान गली में रणवीर उन पर हमला करता है। रणवीर के हाथ में चाकू है। वो राघव को घूरते हुए कहता है, तुमने विजय को मारा, अब तुम्हारी बारी है राघव। सिया तुरंत अपनी हिल्स उतारकर रणवीर की ओर फेंकती है। इस मौके का फायदा उठाकर राघव रणवीर के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है।
लेकिन सिया की तेज सोच और एक राहगीर की मदद से सिया और राघव अपनी जान बचा लेते हैं। अगले दिन राघव और इंस्पेक्टर आकाश रणवीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। रणवीर को लालच में फंसाना होगा। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो विजय से जुड़ी है। राघव रणवीर को एक गुप्त संदेश भेजता है और रणवीर को कहता है, मेरे पास विजय का वो राज है जिसे जानकर तुम्हारी जान बच सकती है। रणवीर, तुम मिलने आओ। रणवीर तय किए हुए स्थान पर आता है, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस छिपी होती है। रणवीर राघव को कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे। रणवीर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर आकाश और उसकी टीम उसे घेर लेती है। गोलीबारी के बीच रणवीर घायल हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। रणवीर के मरने से पहले इंस्पेक्टर आकाश उससे पूछताछ करता है। रणवीर बताता है कि विजय ने अपनी मौत से पहले राघव के खिलाफ और भी गहरी साजिशें रची थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। रणवीर और विजय की साजिशों से आज़ाद होकर राघव आखिरकार शांति महसूस करता है। रणवीर के मरने के बाद राघव की जिंदगी से डर और खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सिया के साथ राघव की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे राघव अपने अतीत के दर्द से उभरने लगता है। सिया राघव से कहती है, अब सब खत्म हो गया है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हो? राघव कहता है, शायद पहली बार हाँ। कहानी हमें यह संदेश देती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चाई, साहस और भरोसे से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जिंदगी हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का मौका देती है, हमें बस उसे अपनाना आना चाहिए। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के तीसरे भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ये कहानी एक छोटे से शहर की है, जहाँ हर किसी के बारे में हर किसी को सब कुछ पता था। लेकिन ये शहर ऐसा हिल गया जब एक खौफनाक अपराध हुआ। इस अपराध के कैद में एक मासूम सी दिखने वाली महिला रोमा और उसकी भाभी रचना का एक खतरनाक रिश्ता था। दोनों की दोस्ती पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन इसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी इनके बारे में सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से और अब प्रकट होता है एक राज। रोमा जो एक असाधारण गृहिणी थी और रचना की सबसे करीबी दोस्त थी। रचना का पति समीर एक बड़े व्यापारी थे। रचना और रोमा की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लग रहा था। लोग कहते थे कि दोनों में कुछ तो खास बात है,
लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस दोस्ती के पीछे कोई खतरनाक साजिश छुपी हो सकती है। समीर की एक दिन अचानक हत्या हो जाती है और पूरे शहर में हलचल मच जाती है। पुलिस की शुरुआती जांच में यही निष्कर्ष होता है कि ये एक लूटपाट के दौरान की हुई हत्या थी, लेकिन कुछ बातें सही नहीं लग रही थी। समीर की हत्या के बाद जो घटनाएं घटी वो सच्चाई से कहीं ज़्यादा उलझी हुई थी। रोमा और रचना दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। रचना का व्यवहार बहुत बदल चुका था। वो पहले जैसी मिलनसार नहीं रही थी। वही रचना जो समीर के निधन के बाद शोक मना रही थी, अब कुछ ज़्यादा ही शांत और गुमसुम रहने लगी थी। पुलिस ने इस हत्या की जांच को थोड़ी ज़्यादा गति दी, लेकिन हर सुराग पर एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो रोमा और रचना दोनों एक साथ ही रात को घूमने निकलते थे, कभी किसी होटल में लंबे वक्त के लिए गायब हो जाते थे। पुलिस ने दोनों की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अचानक एक दिन पुलिस को एक पुराने कोठे से खून से सना हुआ एक चाकू मिलता है, जो इस हत्या में इस्तेमाल किया गया था। यह चाकू किसी और का नहीं, बल्कि पुलिस को रचना का लग रहा था। और अब होती है हत्या की साजिश। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। रोमा और रचना के रिश्ते के पीछे एक बेहद खतरनाक छिपी हुई साजिश थी। रचना ने समीर की हत्या करने की योजना बनाई थी और रोमा को इसके लिए अपना साथी बना लिया था। रचना ने रोमा को यह विश्वास दिलाया था कि समीर उसे धोखा दे रहा है और उसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे रोमा को रचना के जाल में फंसाया गया था। रचना और रोमा ने मिलकर समीर की हत्या का पूरा प्लान बनाया था। रचना ने रोमा को समीर से कुछ दिन पहले मिलकर एक बड़ी रकम की डील करने के लिए भेजा था और समीर अब उस डील को लेकर बड़ा ही उत्साहित था। तब रचना ने समीर को अपने घर बुलाया और फिर रोमा ने समीर को चाय के अंदर मिलाकर जहर दिया था और रचना ने इसे हत्या का रूप दे दिया था। समीर की हत्या को एक लूटपाट के रूप में पेश किया गया था ताकि पुलिस इसे आसानी से सुलझा सके। और अब होता है पुलिस का खुलासा। हालांकि पुलिस ने इन दोनों की साजिश को पकड़ा। जांच के दौरान पुलिस ने रोमा का मोबाइल फ़ोन और रचना के बीच हुई कुछ संदिग्ध बातें, सभी कॉल्स डिटेल ने इन दोनों को फंसा दिया था और ये साबित हुआ कि समीर की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि रोमा और रचना इन दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन रोमा और रचना इन दोनों की असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही थी, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रचना और रोमा के बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ और था। रचना और रोमा ये दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी थे। ये उनका गहरा और रहस्यमय रिश्ता था, जो अंत में समीर की हत्या में बदल गया था। समीर की हत्या केवल एक छलावा था ताकि रचना और रोमा अपने प्रेम संबंध को छुपा सके। दोनों ने ये सब मिलकर किया था ताकि समीर की संपत्ति और दौलत को दोनों खुद आपस में बांट सके। दोनों महिलाओं का मनमोहक खेल अब खून और धोखे से भरा हुआ था, जो अब पुलिस के लिए सुलझाना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी,
ये रहस्य और भी गहरे होते गए। रचना और रोमा दोनों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके पीछे जो साजिशें थी वो शहर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गई थी। क्या ये दोनों महिलाएं केवल दोस्त थी या फिर उनका रिश्ता कुछ और था जो उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। समीर की हत्या का रहस्य आज भी अधूरा है और दोनों महिलाओं की सच्चाई अब भी लोगों के लिए एक अनसुलझा राज बनकर रह गई है। और आज भी जेल की सलाखों के पीछे रचना और रोमा के बीच का रिश्ता अब भी जिंदा था, लेकिन उनके बीच की दरारें धीरे धीरे उभरने लगी थी। रोमा ने जो किया था वो अपराध बोध के भार तले दब चुकी थी। जेल में वो अक्सर अकेले में बैठकर रोया करती थी। रचना जो बाहर से सख्त और निर्मम दिखती थी, वो अपने भीतर ही भीतर समझ चुकी थी कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और चालाकी अब भी खत्म नहीं हुई थी। और अब जेल के भीतर एक नया और मोड़ तब आया जब रोमा ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया और उसने अपनी आत्मा पर से बोझ हटाने के लिए रचना के खिलाफ गवाही देने की सोची। उसने पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि कैसे रचना ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया था। और अब होता है कई सारे नए राज का खुलासा। रोमा की गवाही के बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। रचना ने सिर्फ समीर को ही नहीं बल्कि उसके पहले पति को भी मारने की साजिश रची थी। उसके पहले पति की मौत को एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन अब पता चला कि ये भी रचना की एक योजना का हिस्सा था। रचना हर बार अपने पतियों की हत्या करके उसकी संपत्ति हासिल करती थी और फिर किसी नए शिकार की तलाश में लग जाती थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो रचना का एक और काला चेहरा सामने आया। उसने सिर्फ रोमा का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि और भी कई लोगों को अपने लालच के महत्वाकांक्षा के लिए मोहरा बनाया था। उसकी साजिशों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि पुलिस के लिए सबूत जुटाना एक चुनौती बन गया था। रोमा की गवाही के बाद रचना ने जेल में ही रोमा को धमकाना शुरू कर दिया था। उसने रोमा को चेतावनी दी कि अगर तुमने और कुछ पुलिस को कहा तो तुम्हारा हश्र भी समीर जैसा ही होगा। रोमा अब रचना के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। रोमा ने जेल के अधिकारियों को रचना की धमकियों के बारे में बताया। इसी बीच जेल में रोमा पर हमला हुआ। रात के अंधेरे में किसी ने रोमा का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही पुलिस अधिकारियों ने उसे बचा लिया। अब ये स्पष्ट हो गया था कि रचना ने अपनी साजिशें जेल के अंदर भी जारी रखी थी। रचना को अलग से एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया, जहां उसकी साजिशों का अंत होने वाला था। और फिर अगले दिन पुलिस ने रचना को न्यायालय में पेश किया गया, जहां रचना की सारी काली करतूतें सामने आई। अदालत में रचना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में रचना के व्यवहार ने पुलिस अधिकारियों को इतना परेशान कर दिया कि उसे अकेले बंदी गृह में रखा गया। लेकिन एक रात रचना अपने सेल में मूर्त हालत में पाई गई और फिर रचना की मौत पर
कई सारे सवाल उठे। क्या उसने खुद को ख़त्म कर लिया था या फिर रचना को किसी और ने चुप करा दिया? रोमा ने इस खबर को जानने के बाद चैन की सांस ली, लेकिन रचना का खौफ अब भी रोमा के सपनों में उसे डराता था। रचना की मौत के बाद इस कहानी का अंत हुआ, लेकिन रचना जैसे लोग आज भी समाज में किसी न किसी रूप में रहते हैं। इस रहस्यपूर्ण और खतरनाक कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। हर रिश्ते के पीछे सच्चाई को देखना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव की हर गली, हर रास्ता एक कहानी बयां कर रही है। गांव के बीचों बीच एक हरा भरा बाग है, जहां लड़कियां अक्सर शाम के वक्त खेलने और घूमने आती है। आज शाम को भी कुछ लड़कियां वहां घूम रही है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। अचानक उनकी नज़र गांव की सबसे खुश मिजाज लड़की नीतू पर पड़ती है, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। लेकिन आज नीतू के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और डर छिपा हुआ है। नीतू की आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर रोज हुआ करती थी। क्या आज के दिन कुछ अजीब होने वाला था? आइए जानते हैं। नीतू का घर गांव के एक कोने में था। वो घर जल्दी पहुंचने के लिए सीधा जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। नीतू को अचानक एक तेज झटके के साथ उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में खींच लिया जाता है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके मुंह में किसी नशे की एक गंध भरी दवा छिड़क दी जाती है और नीतू बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो गांव के पास एक सुनसान जगह पर पड़ी होती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी है। नीतू को कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसके मुंह में नशे की गंध भरी गई थी। आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना खेल खेला? नीतू के घर वाले परेशान है कि वो इतनी देर तक घर क्यों नहीं पहुंची। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। अचानक किसी को बाग के पास झाड़ियों में नीतू पड़ी हुई मिलती है। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, पर वो बेहोश होती है। उसके कपड़े गंदे हैं और उसकी हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीतू को घर लाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो डर डर कर इधर उधर देखती है। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ हमें सब कुछ। लेकिन नीतू कुछ भी नहीं कह पाती है, जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो।
क्या ये नीतू की खामोशी थी या उसके अंदर छुपी हुई खौफ की चीखें? आखिर उसने ऐसा क्या देखा था जिसने उसकी जुबान बंद कर दी थी? गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस अधिकारी गांव पहुंचते हैं और नीतू से सवाल पूछते हैं, लेकिन नीतू बहुत डरी हुई है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि उसे कोई नशा दिया गया था ताकि वो कोई जानकारी न दे सके। गांव में अफवाह फैल जाती है कि शायद किसी ने गांव की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लोग रात में बाहर जाने से डरने लगते हैं। पुलिस हरकत में आ जाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। गांव के हर शख्स के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। क्या ये घटना एक शुरुआत थी या ये किसी और बड़े जुर्म का हिस्सा था? एक हफ्ते बाद नीतू धीरे धीरे खुद को सामान्य महसूस करने लगती है। एक दिन अचानक उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उस रात उसने किसी को देखा था, लेकिन चेहरा नहीं देख पाई थी। वह बस एक सोने की चेन को चमकता हुआ देख गई थी। नीतू पुलिस को ये बात बताती है और पुलिस गांव के उन लोगों की जांच शुरू कर देती है जिनके पास सोने की चेन है। इस जांच के दौरान पुलिस की नज़र गांव के एक धनी व्यक्ति अशोक पर जाती है। अशोक का अतीत संदिग्ध रहा है। वह कई बार नशे के कारोबार में भी शामिल पाया गया था। अशोक का नाम सुनते ही गांव वालों के बीच एक सन्नाटा छा गया था। क्या ये वही आदमी था जिसने नीतू को शिकार बनाया था? पुलिस अशोक के घर पर छापा मारती है और कई नशीले पदार्थ और चैन बरामद करती है। अशोक को पकड़ लिया जाता है और पूछताछ में वो कबूल करता है कि उसने ही नीतू को नशा दिया था ताकि वो उसके साथ गलत काम कर सके। वो कबूल करता है कि वो गांव की और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाने की योजना बना रहा था। अशोक का ये सच सुनकर गांव के हर शख्स का खून खौल उठा। एक ऐसा आदमी जो गांव के भरोसे के साथ खेल रहा था, उसे अब अपने गुनाहों की सजा मिलने वाली थी। अंत में अशोक को सजा मिल जाती है। नीतू धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करती है। गांव के लोग एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, लेकिन नीतू की घटना से हर कोई सतर्क हो गया है। नीतू की हालत अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। उसकी माँ और गांव वाले उसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस घटना ने उसके भीतर एक नया जुनून और हिम्मत पैदा कर दी थी। एक दिन वह गांव के सरपंच के पास जाकर कहती है, यहाँ सिर्फ मुझे ही नहीं और भी लड़कियों को खतरा हो सकता है। हमें गांव में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई भी लड़की खुद को असुरक्षित महसूस न करे। गांव के बुजुर्ग और सरपंच उसकी बात पर गौर करते हैं। इसके बाद गांव में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी को अपनी बेटियां और बहनों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही रात के समय किसी भी अपरिचित को गांव में
आने जाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया जाता है। गांव के युवाओं ने ये तय किया कि हर रात बारी बारी से एक ग्रुप गांव में गश्त करेगा। नीतू की इस बहादुरी ने गांव की सोच बदल दी थी। अब हर कोई अपने परिवार और खासकर लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सजग हो गया था। एक ऐसी घटना ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। घटना के कुछ महीने बाद नीतू ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया और पुलिस की परीक्षा पास करके खुद पुलिस विभाग में भर्ती हो गई। वो अब महिला सुरक्षा और अपराध रोक कथा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। नीतू का हौसला और हिम्मत देखकर पूरे गांव को उस पर गर्व होने लगा। वो गांव की लड़कियों को न केवल शिक्षा बल्कि आत्मरक्षा का परीक्षण भी देने लगी। धीरे धीरे उसकी क्लास में गांव की सभी लड़कियां आने लगी। अब नीतू के प्रयासों से गांव की लड़कियां और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनने लगी। जिस लड़की को कभी डर के साये में जीना पड़ा, आज वही गांव की लड़कियों को हिम्मत और आत्मरक्षा का पाठ पढ़ा रही थी। नीतू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने गांव की सोच और लड़कियों का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। नीतू की कहानी अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उस दिन से लेकर आज तक उस गांव में कभी कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ। नीतू के प्रयासों ने गांव को एक सुरक्षित और एकजुट बना दिया था। ये कहानी सिर्फ नीतू की नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जो समाज के डर को चुनौती देकर आगे बढ़ने का हौसला रखती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमें कमज़ोर समझते हैं। नीतू ने हमें ये सिखाया कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो हर डर को मत दी जा सकती है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी से पहले एक खास संदेश। रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर टिके होते हैं। अगर इस बुनियाद में दरार आ जाए तो रिश्तों की इमारत कब गिर जाएगी ये कोई नहीं जानता। प्यार, वफादारी और सच्चाई किसी भी रिश्तों को मजबूत बनाती है, लेकिन जब इनमें से कोई एक चीज़ भी खो जाती है तो कहानी मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो खतरनाक भी हो सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि रिश्तों में छुपे उन रहस्यों को उजागर करने वाली दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लता और अमर की शादी को 7 साल हो चुके थे। अमर एक निजी कंपनी में काम कर रहा था और लता एक गृहिणी थी। दोनों का जीवन सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमर का व्यवहार बदलने लगा था। वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा था और कई बार तो बिना बताए 2-2 दिन के लिए गायब हो जाता था। और फिर लता को शक हुआ कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई और आ गया है, लेकिन हर बार जब लता अमर से सवाल करती तो वो गुस्सा होकर लता की बात को टाल देता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ
जिसने लता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11 बजे लता की आंख खुली तो अमर कमरे में नहीं था। बिस्तर खाली था। शायद बाथरूम गए होंगे, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। लता रसोई में गई, वहाँ भी अमर नहीं था। घर के हर कोने में उसे ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसने अमर को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। लता को घबराहट होने लगी। अमर बिना बताए कभी नहीं जाते थे। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे बाहर जाते नहीं देखा था। लता ने तुरंत अपने देवर रोहित को फ़ोन किया और रोहित जल्दी घर पहुंचा। अमर की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, यानी वो पैदल ही कहीं गया था, लेकिन इतनी रात को और कहाँ। सुबह होते ही लता और रोहित पुलिस स्टेशन पहुंचे और अमर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अरविंद यादव ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अमर की कॉल डिटेल निकलवाई। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर थी और वो कॉल रात 11 बजे की गई थी। जब पुलिस ने नंबर ट्रैक किया तो वो किसी आफताब शेख नाम के व्यक्ति का निकला। आफताब एक बिल्डर था जो अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग में लिपटा था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं अमर किसी गैर कानूनी गतिविधि में फंस तो नहीं गया, लेकिन लता को यकीन था कि अमर का किसी अवैध धंधे से कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके पति का आफताब से क्या संबंध था। और फिर अगले दिन रात के करीब 8 बजे लता के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। लता को जोरदार धमकाया गया, अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो, पुलिस को कुछ मत बताना। लता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया और बस कॉल कट गई। लता ने तुरंत पुलिस को इस बारे में बताया। इंस्पेक्टर अरविंद ने उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कॉल किसी फर्जी आईडी से की गई विजुअल नंबर से आया था। अब मामला और भी उलझ चुका था। पुलिस ने अमर के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। रात 10:30 बजे अमर अकेले ऑफिस से निकला था, लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद एक और फुटेज सामने आई, जिसमें वो एक महिला के साथ एक काले रंग की कार में बैठते हुए दिखा। पुलिस ने जूम करके देखा तो महिला कोई और नहीं बल्कि लता की सबसे करीबी दोस्त रीना थी। लता को ये देखकर जबरदस्त झटका लगा। रीना को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पहले तो उसने बहाने बनाए, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो उसने सच उगल दिया। हाँ, अमर मेरे साथ था, लेकिन मैंने उसे अगवा नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आया था। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। रीना ने बताया कि अमर और मैं पिछले 1 साल से रिश्ते में थे। अमर लता को तलाक देना चाहता था, लेकिन सीधे मुंह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो अब वो कहाँ है? लता ने गुस्से से पूछा। रीना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वो रात को मेरे साथ था, लेकिन सुबह होते ही कहीं चला गया। पुलिस ने रीना की कॉल डिटेल चेक की और वहाँ एक नया नाम सामने आया, रोहित। लता को रोहित पर कभी शक नहीं हुआ था। वो हमेशा उसका समर्थन करता था।
लेकिन जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रोहित ने पुलिस को बताया, हाँ, मैंने अमर की हत्या कर दी है। रोहित ने कबूल किया। लता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने ये क्यों किया? इंस्पेक्टर अरविंद ने पूछा। रोहित ने कहा, भाभी, भैया आपको धोखा दे रहे थे। जब मुझे उनके और रीना के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो आपको छोड़कर रीना के साथ भागने वाले थे। उस रात जब अमर रीना के साथ था तभी रोहित वहां पहुंचा। दोनों में बहस हुई और गुस्से में आकर रोहित ने अमर का गला घोंट दिया। फिर उसकी लाश को शहर के बाहर एक वीरान इलाके में गाड़ दिया। रोहित को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और रीना पर भी अमर को उकसाने का केस चला। लता के लिए ये सच्चाई बहुत दर्दनाक थी। उसका पति उसे धोखा दे रहा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी और उसका देवर, जिसने उसे हमेशा अपनी बहन माना था, आज वो कातिल बन गया था। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। इस कहानी की सीख, रोहित ने अमर को मारकर अपना ही जीवन बर्बाद कर लिया। अगर वो सही तरीके से स्थिति को संभालता तो आज उसका जीवन जेल में नहीं बीतता। धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। अमर ने लता को धोखा दिया, लेकिन उसकी ये चाल उसे मौत की ओर ले गई। बुरी नीयत और झूठे रिश्तों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सही और गलत का चुनाव हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी रिश्ते में समस्या हो तो बातचीत और सही फैसलों से उसका हल निकाला जा सकता है। अपराध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है। भरोसा सबसे बड़ा धन है। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर धोखा दिया जाए तो न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।